हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने आसिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ये 1757 से सन 1857 तक का इतिहास हम आज पढ़ेंगे। तो ये जो कंपनी के अधीन गवर्नर थे पहले, फिर गवर्नर जनरल हुए, फिर बाद में ये वायसराय के नाम से जाने जाने लगे। तो इनका भी अपना एक इतिहास है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गवर्नर क्या है, गवर्नर जनरल क्या है, फिर वायसराय क्या है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे। तो कंपनी के अधीन ये जो गवर्नर जनरल हैं, तो सबसे पहले हम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो बंगाल की बताने के पहले हम देख लेते हैं कि जब अंग्रेज़ भारत आए तो मुग़लों ने इनको व्यापार करने के लिए स्थान दिया और इन्होंने अधिकतर क्या है, समुद्र तटीय भागों में इन्होंने अपने भूभाग पर व्यापार करने की अनुमति मांगी। वहाँ पे व्यापार कर रहे थे और व्यापार करते करते इन्होंने एक तरीके से एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना स्थापित कर लिया राज। और उस राज में इन्होंने लगभग 3 प्रेसिडेंसी बना ली। एक तो हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। ये 3 प्रेसिडेंसी इन्होंने बना ली और इस 3 प्रेसिडेंसी में यानी एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना राजकाज चलाने लगे। कंपनी का राजकाज होने लगा। वहाँ की ब्रिटिश सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करती थी, पर अधिकतर ये कंपनी का ही राज होता था। तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी ये सबसे बड़ी थी और ये भारत को ये जो है रिप्रेजेंट करता था। तो बंगाल का सबसे पहले गवर्नर हुआ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का अगर हम समय देखते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक इसका ये गवर्नर था और उसके बाद पुनः 1765 से 1767 में इसको फिर से भारत में भेजा गया, क्योंकि इसने काफ़ी यहाँ पर कंपनी के और ब्रिटिश सरकार के लिए काफ़ी उसके हित के लिए कार्य किया था। इसने बंगाल में दैद शासन की व्यवस्था की। दैद शासन की व्यवस्था जिसके कारण क्या हुआ, ये जो राजस्व वसूलना और सैनिक के संरक्षण, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, ये सब उसने क्या कर लिया, कंपनी के अधीन कर लिया। तो ये जो था इसका ये शासन व्यवस्था इसकी थी। अगर हम बात करते हैं कि इसने मुग़ल सम्राट आलम शाह द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे कंपनी के लिए, भारत के विरोधी कार्य किए थे, इसलिए कंपनी इससे प्रसन्न होकर पुनः 1765 से 67 तक यानी 2 सालों के 3-2.5 सालों के लिए इसको वापस भारत का गवर्नर बना दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पर आया और इसने अपना कार्य किया। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये बंगाल के गवर्नर और भी थे बड़े लास्ट, जिनका शासनकाल 1767 से 69 तक था। ये दूसरा कार्टियर 1769 से 1772 तक था। उसके बाद तीसरा वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर था और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना। इसका शासनकाल 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक था माना जाता है और ये जो है 1772 से 1774 ईस्वी तक ये इसका शासनकाल भारत में था। ये वारेन हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर था तो उसके बाद 1773 में क्या आया, बंगाल में का ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 में, ये अंग्रेज़ी क्षेत्रों का जो गवर्नर था इनको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई, यानी इनका नाम, इनके पद का नाम बदल दिया गया और इनका नाम कर दिया गया गवर्नर से गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल का पद जो था ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल का पद किसको मिला, वारेन हेस्टिंग को ही मिला। क्यों? क्योंकि ये पहले से बंगाल के गवर्नर था। इसी तरह ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ का गवर्नर था, गवर्नर जनरल के पद हो गया। इसी तरह बॉम्बे का भी जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस तरह धीरे धीरे सभी पदों का नाम यानी कि गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया।
तो ये वारेन हेस्टिंग जो था, जब प्रथम गवर्नर जनरल बना तो ये 1774 से 85 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर था। इसके पहले गवर्नर था, अब ये गवर्नर जनरल हो गया। तो ये बंगाल जो उस समय विभाजित नहीं था, एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी था। इसका जो मेन बाज़ार था, कासिम बाज़ार का नाम था, उसका ये अध्यक्ष बन गया। बंगाल के कासिम बाज़ार का अध्यक्ष बन गया। बंगाल का ये गवर्नर बन गया, पहले गवर्नर, फिर कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल भी बन गया। तो इसने ये अपना कैसे लिया, ये अपने महत्वाकांक्षी था बहुत ज़्यादा। ये महत्वाकांक्षी होने के कारण, बहुत ज़्यादा जुझारू होने के कारण इसने ये पद हासिल कर लिया। कार्यकुशल था, तो इसलिए अपने कार्यकुशलता के कारण ये आया जब था तो केवल एक छोटा सा क्लर्क के रूप में आया था। भारत में केवल एक क्लर्क के रूप में आया था, लेकिन इसने अपनी कार्यकुशलता से इतना बड़ा पद भारत का इसने प्राप्त कर लिया। के समय में कौन कौन से कार्य हुए, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया, कोषागार को जो है मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया। पहले ये मुर्शिदाबाद में था कोषागार, यानी कि वहाँ पर ये ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, इसको वहाँ से ये कोलकाता ट्रांसफ़र करके ले आया। फिर उसके बाद इसने फौजदारी और दीवानी अदालतों का भी इसने स्थापना की। पहले यहाँ पर अदालतें नहीं थीं, यहाँ पर सरकार किसकी चलती थी, मुग़ल बादशाह की चलती थी। तो वहाँ पे जो ये फैसले होते थे, धीरे धीरे इसने अपने अंडर में लेकर इसने यहाँ पर फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना कर डाली। उसके बाद द्वैत प्रणाली का अंत कर दिया, जो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, उसके बाद प्रथम मदरसा की स्थापना भी इसने की। किसने किया? इसने प्रथम मदरसा मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की। और उसी के बाद इसने 1782 यानी 81 में मदरसा की स्थापना कर रहा है, और 1782 में इसने जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ये जो संस्कृत विद्यालय बनारस में है, ये आपका कहाँ है विद्यालय, ये संस्कृत विद्यालय बनारस में है, इसकी स्थापना इसने किया। वॉरेन हेस्टिंग ने मतलब भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट, जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था, यहीं पर इसका यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहीं से निकलना शुरू हुआ। ठीक है, इसी के शासनकाल में। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। इसका अधिकार अब कलकत्ता क्षेत्र तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष इसमें सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, यानी ये न्यायालय जो थे, मुगल जो प्रणाली थी उसको समाप्त करके इसने क्या किया, अंग्रेजी शासन लागू कर दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की इसने, जो है इस पूरी शासन लगान का जो भी हिसाब किताब था, भारतीय अधिकारी राय रायन को नियुक्त किया उसके ऊपर, और इस पद को प्राप्त करने का पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है कि फिर से इंडिया एक्ट 1784 में ये लाया। ठीक है, और इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई। इसके विरोध में इसने इस्तीफ़ा दे दिया। इसने इस्तीफ़ा देकर वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंच गया। वहां पर बर के द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। महाभियोग लगाकर इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, और 1795 में इसे इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इसे इन आरोपों से किसने मुक्त किया था? इसे वहीं की सरकार ने महाभियोग इसके ऊपर से हटा दिया था। इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन, इनका शासनकाल 1785 से 1786 तक था। लेकिन ये जो हैं अस्थाई गवर्नर थे। क्या थे? अस्थाई गवर्नर थे। ये कुछ समय के लिए आए थे। इनका शासनकाल को थोड़े ही समय के लिए था, इसलिए इन्हें अस्थाई गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका शासनकाल 1786 से 1793 तक था, और एक बार फिर से इनके कार्यकुशलता के कारण उनको देखते हुए कंपनी ने 1805 में इनको दोबारा नियुक्त किया था। तो ये स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने जो बनाई थी, इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे, इसलिए कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। के बाद सर जॉन शोर आते हैं। इनका काल जो है 1793 से 1798 तक होता है, और ये इन्होंने हस्तक्षेप नीति अपनाई। तो ये जो हैं
इसके बाद लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि का नाम सब जानते हैं। सहायक संधि इन्हीं के समय में हुई थी, लॉर्ड वेलेजली के। इनका समय 1798 से 1805 तक है। सहायक संधि हुई है। सहायक संधि में क्या था, पद्धति शुरू की। भारत के सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली के से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशावर और बरार, भोंसले, सिंधिया और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य में जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सब सहायक संधि में आए थे। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि इस सहायक संधि में इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को कभी भी स्वीकार नहीं किया। ये प्रश्न आता है कि किसने स्वीकार नहीं किया था, तो इंदौर के होलकरों ने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद टीपू सुल्तान जो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे, इसी के शासनकाल में हुआ है। और कलकत्ता के नागरिक सेवा की भर्ती के लिए भी युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेजली के समय में हुई है। और लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप के लिए बंगाल के शेर की उपाधि ली थी, यानी खुद के लिए अपना एक उपाधि ले ली, बंगाल का शेर। और दूसरा कार्यकाल 1805 में इसका हुआ है, और परंतु इसकी मृत्यु हो जाने के कारण इसका शासनकाल दूसरे कार्यकाल में ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। उसके बाद लॉर्ड जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 किन 2 वर्षों के लिए आए, और इनके शासनकाल में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक इनका कार्यकाल था, और इसी समय चार्टर एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, और इसमें इन्होंने जो है 1813 में ये जो आपका चार्टर एक्ट पास हुआ था, इन्हीं का शासनकाल माना जाता, कह सकते हैं, और था भी, क्योंकि ये इन्हीं के उसमें हुआ था। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 10 वर्षों के लिए इनका काल आया। ये आए, वहाँ से आए, और इन्होंने संगोली की संधि इनके लिए इनके शासनकाल की प्रमुख घटना है। संगोली की संधि किसमें हुई थी? 1816 ईस्वी में अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच में हुई थी। संगोली की संधि अंग्रेज़ों और किसके गोरखों के बीच में हुई थी, और ये थी 1816 की घटना। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक चला था, और इसी में ये जो है ये 1816 ईस्वी में ही संगोली की संधि हुई। पिंडारियों का दमन आप लोगों को पता है कि पिंडारियों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था, और इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद और चीतू करीम खां ये सब थे जिनका दमन किया गया। ठीक है, उसके बाद इसके प्रमुख घटनाओं में एक ये भी थी कि इसने जो है काश्तकारी अधिनियम लाया था, यानी टेनेंसी एक्ट पारित किया था, और लागू भी इसी के समय में हुआ था। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड एम्हस्टन की, तो लॉर्ड हेम्स्टन का समय जो है 1823 से 1828 तक था। 1823 से 1828 तक लॉर्ड एम्हस्टन का था। इसके समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है, और बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच यानडबू की संधि भी हुई है। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी, जो बैरकपुर का प्रथम सैन्य विद्रोह था, इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका शासनकाल 1828 से 1835 तक था। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था भारत का। और अगर पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था, क्योंकि ये जितनी भी प्रेसिडेंसी थी सबको विलुप्त करके ये कंपनी ने एक पूरा राज्य बना लिया था। भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, और ये पूरे का पूरा, यानी कि तीनों प्रेसिडेंसी या बाकी जो छोटी प्रेसिडेंसी थी, सबको इसने एक रूप में लेकर भारत के रूप में सारी प्रेसिडेंसी को विलय कर दिया। और भारत, ये जो बंगाल का और मद्रास का और बॉम्बे, तमाम छोटे छोटे जो प्रेसिडेंसी थी, छोटी बड़ी थी, सबको एक करके, और उसका ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर कोई पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ये विलियम बेंटिक था,
ये 1828 से 1835 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये 1803 की अगर हम बात करें तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था। और उस समय इसने वहाँ पर जातीय चिन्ह, ये मद्रास में या साउथ इंडिया में एक जातीय चिन्ह माथे पर टीका लगाने का रिवाज था, जिसका इसने विरोध किया। और इसने टीका न लगाने में, कानों पे बालियां ना पहन देने पे वेल्लोर के सैनिकों में ने विद्रोह कर दिया था। इसने, जो सैनिक थे वो जो टीका लगाते थे और कानों में बालियां पहनते थे, ये उसका विरोध किया। इसने उसको पहनने को मना किया। और इसके विरोध के कारण, इसके मना करने के कारण वेल्लोर के सैनिकों में वहाँ पर क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। तो इस विद्रोह का इसने दमन किया था 1837 में चार्टर एक्ट द्वारा, जब बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी ये 1803 में ये क्या था, ये मद्रास का था, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। लेकिन जब ये 28 से 35 के बीच में ये यहाँ पर आपका आया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया। उस समय 1833 में जब चार्टर एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट के तहत जो भी यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। इसको जो है इसने जो है सती प्रथा का अंत किया। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इसने सती प्रथा का अंत किया। मैकाले की शिक्षा नीति भी इसी के राज्य में आई। और यहाँ पर जो छोटी बच्चियाँ होती थीं, बालिकाएं होती थीं, जन्म के समय उनको मार देने का रिवाज था, उस हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद आता है चार्ल्स मेटकाफ। इसका शासनकाल 1835 से 1836 तक था। शासनकाल इसका 1835 से 1836 तक था। भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता ये माना जाता है, क्योंकि भारतीय प्रेस जो थी ये इसको कंपनी के या शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं था, किंतु चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को मुक्त कर दिया, यानी कि प्रेस को एकदम कुछ भी कहने की स्वतंत्रता इसने दे दी। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ये जो है इसने जीटी रोड की मरम्मत करवाई। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसकी मरम्मत का कार्य किया। भारतीय छात्रों को विदेश में जाकर डॉक्टरी यानी मेडिकल की पढ़ाई लेने की अनुमति दिलवाई सरकार से। तो ये जो है भारतीय छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई करने की भी अनुमति दिलवाई। इसके बाद लॉर्ड एलिनब्रो, इसका शासनकाल 1842 से 1844 तक था। इसने दास प्रथा का उन्मूलन किया। अफगानी तूफान की पूंछ कही जाती थी, ठीक है, इसको अफगानी तूफान के पूंछ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सिंध विजय के कारण नेपियर के कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ था। क्या था? अफगानी तूफान की पूंछ था। इसने रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी प्रारंभ करवाया। इसने मतलब कि पहले यहाँ पर भारत में रविवार की छुट्टी नहीं होती थी, तो इसने जो है रविवार की छुट्टी का प्रारंभ किया। इसके बाद इसने लॉर्ड हार्डिंग आए हैं। इसका जो समय था 1844 से 1848 तक है, और इसका सबसे प्रमुख उपलब्धि थी नरबली प्रथा जो भारत में चलती थी, इसका अंत इसने कर दिया। नरबली प्रथा का इसने अंत किया। और इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, इसका शासनकाल कब था? इसका शासनकाल 1848 से 1856 तक था। तो इसने जो है तोप खाना का स्थानांतरण किया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी तोप खाने का स्थानांतरण, यानी कलकत्ता से मेरठ लाया। तोप खाना जो था यहाँ पर भारत का, इसको जो है ये जो कलकत्ता में था वो कलकत्ता से ये मेरठ लेके आया। सेना का मुख्यालय का स्थानांतरण किया, ये इसने शिमला में कर दिया। रेल सेवा की शुरुआत की। सबको पता है कि लॉर्ड कर्जन के समय में थाने से बॉम्बे तक की इसने रेल सेवा शुरू की। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया। तार सेवा का भी आरंभ इसने किया। तो इसने काफ़ी उपलब्धियां भारत में की। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था भी लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। लेकिन मैं फिर से बता दूं, इसके पहले मैंने आपको भारत के आधारभूत उद्योग के बारे में बताया था। तो ये सब काम कि भारत के लिए जो भी हुआ, ये लॉर्ड कर्जन के समय में भारत के विकास के लिए नहीं हुआ,
ये अंग्रेज़ों ने अपने विकास के लिए किया, क्योंकि यहाँ पर जो रेल की पटरी बिछी, तार सेवा हुई, पोस्ट सेवा हुई, कोई भी सेवा हुई, इससे कौन लाभान्वित हो रहा था? अंग्रेज़ हो रहे थे। ये तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये भारत में साथ साथ इसको लाभ मिल गया। इसके बाद जो आते हैं लॉर्ड कैनिंग जो हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्यों? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का ये जो है प्रथम वायसराय भी है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का समय 1856 से 1862 तक का है और 1856 में जब ये आया तो 1857 में ये जो 1857 की क्रांति हुई, जिसको अंग्रेज़ विद्रोह कहते हैं, ये इसी के शासनकाल में हुई। और इस शासनकाल में जब विद्रोह हुआ इसका, तब ये सत्ता किसने ले ली? सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन ने ले ली, ब्रिटिश सम्राट ने इसको अपने अंडर में ले लिया। कंपनी के अधीन जो ये अभी तक ये आ रहे थे, कंपनी के कहने से जो भी यहाँ पर आ रहे थे गवर्नर जनरल, अब ये गवर्नर जनरल ये अंतिम था, ये कंपनी के अधीन आने वाला अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन ने इसको अपने अंडर में भारत को ले लिया और यहाँ का ये गवर्नर जनरल का पद था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इसका नाम बदल कर वायसराय कर दिया और ये भारत का पहला वायसराय भी बना। अंतिम गवर्नर जनरल था ये भारत का, कंपनी के अधीन भी इसने काम किया। अब ये जो भी काम अभी तक ये जो भी सी चीज़ें हो रही थी, गवर्नर जनरल जो भी रिपोर्ट देते थे सीधे सीधे कंपनी को देते थे। लेकिन यहाँ से अब क्या हुआ? यहाँ जो भी चीज़ें होती थी, जो भी घटनाएं होती थी, जो भी लेखा जोखा लेता था, ये सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार लेती थी, ब्रिटिश सम्राट लेता था। यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होना था, जो भी घटनाएं होती थी, सबका सीधा सीधा वायसराय किसको जानकारी देता था? ब्रिटिश सरकार को देता था। तो इस ब्रिटिश सरकार के ये जो वायसराय नियुक्त हुए, इसके विषय में हम इसका जो दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, उसमें ये चैप्टर पढ़ाऊंगी और आपको ये चैनल के ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ये जो है हम इसके अगले पार्ट में आपको वायसराय के बारे में बताएंगे। तो जब तक इसको आप समझिए। ओके, गुड नाइट।